तो हम में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि एक बहुत गहरा रिश्ता आखिर टूटता कैसे है। हाँ। मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी प्रेम कहानी के खत्म होने की कल्पना कीजिए तो शायद दिमाग में एकदम से एक बहुत ही नाटकीय तस्वीर आती है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बहस हो रही हो या कुछ कांच के बर्तन टूट रहे हों, कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। एग्जैक्टली या फिर दरवाजे जोर से बंद किए जा रहे हो। हमें हमेशा से यही लगता है कि जब कुछ बहुत कीमती टूटता है ना तो उसकी आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। मतलब प्रेम कहानियों का अंत हमेशा एक बड़े धमाके के साथ होता है ना। सही बात है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम हर चीज में, खास तौर पे अपने दुखों में, एक स्पष्ट कारण ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कोई एक ठोस घटना हो। हाँ, कोई एक विलन हो। बिल्कुल। कोई ऐसा पल हो जिस पे उंगली रखकर हम कह सकें कि हाँ, ठीक इसी पल में सब कुछ खत्म हो गया। ये जो स्पष्टता है ना, ये हमें एक तरह की अजीब सी सांत्वना देती है और थोड़ी सी दर्दनाक होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो द आर्किटेक्चर ऑफ साइलेंस और विशेष रूप से इसके दूसरे भाग द हेवी साइलेंस ऑफ लॉस्ट टाइमिंग के अंशों का विश्लेषण है। यह मूल रूप से आरफ और मीरा नाम के दो किरदारों की कहानी पर केंद्रित है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना है। ये दिखाती है कि कैसे दूरियां किसी बड़े झगड़े या किसी धोखे से नहीं आती, बल्कि ये समय या कहें टाइमिंग और खामोशी से पैदा होती हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और इन परतों को खोलते हुए जो सबसे पहली और सबसे गहरी बात सामने आती है वो ये है कि ये स्रोत हमारे एक बहुत ही पुराने विश्वास को सीधे चुनौती देता है। कौन सा विश्वास? वो जो हम हमेशा सुनते हैं कि समय हर घाव को भर देता है। एग्जैक्टली। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन कहानी की शुरुआत में ही ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि समय घावों को भरता नहीं है। वो बस इंसान को आगे की ओर धकेल देता है। आप आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो घाव आपके साथ ही यात्रा करता है। ज्ञान और एहसास तब तक बिल्कुल अधूरे हैं जब तक कि उन्हें सही समय पे व्यक्त ना किया जाए। राइट। मतलब खामोशी कोई खाली जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। खामोशी इस पूरी कहानी की सबसे सक्रिय और विनाशकारी ताकत है। ये बहुत ही सटीक बात कही है आपने। खामोशी कोई खालीपन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत भारी चीज है। और इसी खामोशी का असर हम कहानी के उस हिस्से में देखते हैं जहां से ये दूसरा भाग शुरू होता है। हाँ, लेखक अतीत के फ्लैशबैक में जाने के बजाय सीधे इस बात पर आता है कि अलगाव के बाद उन दोनों की जिंदगियां कैसी चल रही हैं। और आरफ की नई जिंदगी देखिए, पूरी तरह से शोर शराबे और रफ्तार से भरी हुई। उसे वो सब मिल रहा है जो उसे लगता था कि उसे चाहिए। प्रमोशन मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है। लेकिन जो चीजें गायब हैं वो है नींद और सुकून। एग्जैक्टली। वो अपने फोन में न जाने कितनी बार मीरा का नाम टाइप करता है, लेकिन वो कॉल का बटन कभी नहीं दबाता, कभी नहीं। आरव का ये व्यवहार मनोवैज्ञानिक नजरिए से बहुत कुछ कहता है। जब इंसान किसी गहरे भावनात्मक दर्द में होता है तो वो अक्सर हसल कल्चर का सहारा लेता है। मतलब वो खुद को बहुत ज्यादा व्यस्त कर लेता है। हाँ, आरव की वो तेज रफ्तार वाली जिंदगी, वो शोर शराबा, वो सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा है, वो असल में भाग रहा है। वो अपनी जिंदगी को इतनी जोर से भर देना चाहता है कि उसे अपनी ही खामोशी की आवाज सुनाई न दे। ओह वाओ! तो समाज जिसे सफलता मानता है वो अंदर से बस भावनाओं को सुन करने का एक तरीका है। बिल्कुल, एक तरह का इमोशनल एनेस्थीसिया। ये जो फोन में नाम टाइप करके कॉल न करने वाली बात है ना, ये पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये बिल्कुल उस ड्राफ्ट मैसेज की तरह है जिसे हम सब कभी न कभी टाइप करते हैं। सही बात है। हम उसमें अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा दर्द उड़ेल देते हैं, लेकिन उसे कभी भेजते नहीं हैं। और फिर वो जो बैकस्पेस दबाकर एक एक अक्षर को मिटाने का बोझ होता है ना, वो हमारी ही भावनाओं पर बहुत भारी पड़ जाता है। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि उस ड्राफ्ट को डिलीट करने में जितना दर्द होता है उतना दर्द शायद उसे भेजने और एक कड़वा जवाब सुनने में भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मैसेज नहीं भेजते तो आप एक अनंत "अगर ऐसा होता तो क्या होता" वाले लूप में फंस जाते हैं। आप खुद ही कहानियां बनाते रहते हैं। उफ, ये लूप बहुत थका देने वाला होता है। और दूसरी तरफ अगर हम मीरा को देखें तो उसकी प्रतिक्रिया आरव से बिल्कुल विपरीत है। हाँ, वो शोर में नहीं भाग रही।
कैफे के मालिक बदल गए हैं, वो पुराना किताब बेचने वाला रिटायर हो गया है, यहाँ तक कि वे सड़कें भी अब अजनबी लगने लगी हैं। और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। हाँ, स्रोत में लिखा है कि वो लापरवाही से आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि बहुत संभल कर, जैसे टूटे हुए कांच पर कदम रख रही हो। ये टूटे हुए कांच वाली बात बहुत गहरी है। ये दरअसल एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स को दर्शाती है। जब आप एक बार बहुत गहराई से टूटते हैं, तो आप दुनिया को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क या हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं। राइट, वो नए लोगों से मिलती है, वे लोग जो दयालु हैं, जो स्थिर हैं, लेकिन फिर भी उसे एक खालीपन महसूस होता है। क्योंकि उन नए लोगों को ये नहीं पता कि मीरा को चाय कैसी पसंद है। एग्जैक्टली, उन्हें ये नहीं मालूम कि उसकी पसंदीदा किताब की वो खास लाइन किस पन्ने पर लिखी है। उनमें से किसी के भी साथ उसे घर जैसा महसूस नहीं होता। मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आरव का फोन न करना सिर्फ उसकी व्यस्तता थी, या ये खामोशी खुद को बचाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका, एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गई थी? ये पूरी तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म था। हमारा दिमाग हमें किसी गहरे दर्द से बचाने के लिए खुद ही एक अदृश्य ढाल बना लेता है। तो वो सच में इतना डरा हुआ था? हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को छोड़ने का इरादा नहीं किया था, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। मतलब जब आरव ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, तो वो झूठ नहीं था? बिल्कुल झूठ नहीं था। वो सच में आना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उस शुरुआती उम्मीद की जगह थकान ने ले ली। खामोशी यहाँ एक बहुत बड़ी दीवार बन गई। थकान, ये एक बहुत ही अजीब शब्द लगता है प्यार के संदर्भ में। हम तो यही मानते हैं कि प्यार में इंसान कभी थकता नहीं है। यही तो वो जगह है जहाँ असल जिंदगी फिल्मों से अलग होती है। जब आप किसी चीज को बहुत लंबे समय तक टालते हैं, तो एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ वापस लौटना बहुत बड़ा पहाड़ लगने लगता है। हाँ, इंसान सोचने लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मैं क्या ही कहूंगा। बिल्कुल, और फिर वही खामोशी ईंट दर ईंट एक दीवार बन जाती है। मतलब अनकहे शब्दों का बोझ दोनों ही उठा रहे हैं, बस उनके तरीके अलग हैं। अब ये जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी, असली परीक्षा तो तब होती है जब सालों बाद ये दीवार अचानक असलियत से टकराती है। हाँ, जब वो दोबारा मिलते हैं। राइट। सालों बाद आरव उसी शहर में वापस लौटता है। वो खुद को ये दिलासा दे रहा है कि वो मीरा के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ क्लोजर के लिए आया है। क्लोजर, ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे आज की पूरी पीढ़ी भाग रही है। सबको अपने हर रिश्ते का एक साफ सुथरा अंत चाहिए। यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। मुझे लगता है कि ये जो क्लोजर का विचार है ना, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, वो कैसे? मतलब असल जिंदगी कोई गणित का सवाल थोड़ी है कि अंत में सब कुछ सुलझ जाएगा। क्लोजर खोजना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पढ़ी जा चुकी किताब के अंत में जबरदस्ती एक नया पन्ना चिपकाने की कोशिश कर रहे हों। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये भ्रम से ज्यादा एक जिद है। जिद? हाँ, हमारा दिमाग अधूरे काम या अधूरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि कोई चीज क्यों खत्म हुई, हमारा दिमाग उस लूप को बंद नहीं कर पाता। ओके, तो आरव भी उसी लूप को बंद करने आया था। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा, असल जिंदगी में जादुई क्लोजर नहीं मिलते। जब वो वापस आता है और उस किताबों की दुकान के पास जाता है, तो मीरा वहीं शेल्फ के पास खड़ी होती है, हाथ में एक फटी हुई स्पाइन वाली किताब लिए हुए, जो उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाती है। और वो पल जब वे सालों बाद एक दूसरे को देखते हैं। शोध इस बात पर बहुत जोर देता है कि बैकग्राउंड में कोई संगीत नहीं बज रहा था, कोई बहुत बड़ा नाटकीय एहसास नहीं हुआ। बस दो लोग थे जो सालों का अधूरा प्यार लिए अतीत के बहुत करीब खड़े थे, और उनके बीच एक बहुत ही भारी असहजता थी। वो बेंच पर बैठते हैं और उनकी बात शुरू होती है। मीरा बहुत ही शांति से कहती है, मैंने इंतजार किया। इसमें कोई गुस्सा नहीं है, कोई आरोप नहीं है, वो सिर्फ एक तथ्य बता रही है कि उसने इंतजार किया। और आरव का जवाब क्या होता है? सिर्फ इतना कि मुझे पता है। ये हिस्सा पढ़ते हुए सच में दिल बैठ सा जाता है। जब मीरा आखिरकार वो सवाल पूछती है जो सालों से उसके मन में था, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? तो आरव के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो कह सकता था कि वो डरा हुआ था, वो ये भी कह सकता था कि उसने एक पल के लिए भी उससे प्यार करना नहीं छोड़ा, लेकिन वो क्या कहता है? मुझे नहीं पता। और इस मुझे नहीं पता के पीछे बहुत गहरी दिमागी उलझन है, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये भी एक बचाव की भावना है। मतलब वो जानबूझकर झूठ बोल रहा था। अगर हम गहराई में जाएं तो आरव का ये जवाब सच्चाई से कम दर्दनाक था। जरा सोचिए, अगर वो कहता कि मैं डरा हुआ था या मैं अब भी प्यार करता हूं, तो इसका मतलब होता कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही बेवकूफी से सब खो दिया। एग्जैक्टली।
ये स्वीकार करना कि आपने खुद अपने हाथों से अपना घर जला दिया है बहुत खौफनाक होता है। मुझे नहीं पता कहकर वो खुद को उस भयानक अपराध बोध से बचा रहा है। ओह, मतलब सच्चाई स्वीकार करना इंसान की अपनी पहचान पर एक सीधा हमला होता है। बिल्कुल, सच बहुत ज्यादा चुभने वाला होता है। मीरा भी उस जवाब पर सिर्फ सिर हिला देती है, जैसे उसे भी पता हो कि यह सच नहीं है, लेकिन कम से कम ये सच जितना चुभता तो नहीं है। हाँ। और यहीं से उस असहज बेंच पर बैठे हुए हम कहानी के सबसे निर्णायक और क्रूर मोड़ की ओर बढ़ते हैं, जहां सच्चाई पूरी तरह से सामने आ जाती है। मेरा बहुत शांति से बताती है कि वो शादी कर रही है। लेखक के शब्द यहाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं। वो लिखता है कि ये शब्द आरव को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि पहले से ही टूटी हुई किसी चीज पर धूल की तरह शांति से बैठ जाते हैं। ये उपमा सच में कमाल की है। मतलब आरव अंदर से बहुत पहले ही टूट चुका था। हाँ, ये दर्शाता है कि आरव अवचेतन रूप से ये बात बहुत पहले ही जान चुका था कि उसने मीरा को हमेशा के लिए खो दिया है। और फिर इस दृश्य का सबसे रुला देने वाला हिस्सा आता है। मीरा उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहती है, तुम मेरा घर थे। और आरव बिना एक पल गंवाए कहता है, तुम अब भी हो। और फिर मीरा का वो सबसे क्रूर सच, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। उफ, तुम यहाँ नहीं हो। मैं यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाना चाहती हूँ। हम हमेशा कहानियों में सुनते हैं कि प्यार हर चीज जीत लेता है। हाँ, लव कॉन्कर्स ऑल, राइट? बिल्कुल। तो क्या ये स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहता कि प्यार काफी नहीं था? क्या भौतिक उपस्थिति और सही समय प्यार की भावना से ज्यादा ताकतवर होते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। हम ऐसी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं जहां नायक अंत में एयरपोर्ट पर भागता हुआ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में फ्लाइट छूट जाती है। एग्जैक्टली। अगर हम कहानी के अंतिम संदेश का विश्लेषण करें तो जवाब है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक क्रिया है, एक एक्शन है। मतलब आपको लगातार प्रयास करना होता है। हाँ, रिश्ते की इमारत खड़ी करने के लिए आपको जो चाहिए वो है आपकी उपस्थिति। आपको तब भी वहां मौजूद रहना होता है जब आप थके हुए हों। तो तुम यहाँ नहीं हो, ये लाइन साबित करती है कि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप किनारे पर खड़े रहकर सिर्फ प्यार महसूस कर रहे हैं और पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो नदी आगे बढ़ जाएगी। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला नजरिया है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन उपस्थिति हमेशा उस अमूर्त प्यार से ज्यादा ताकतवर होती है। सही बात है। कुछ प्रेम कहानियों का अंत गुस्से या धोखे से नहीं, बल्कि खामोशी और गलत टाइमिंग से होता है। और फिर वे दोनों उस बेंच से एक साथ खड़े होते हैं। मीरा कहती है, मुझे खुशी है कि तुम वापस आए। आरव जवाब देता है, मुझे अफसोस है कि मैं जल्दी वापस नहीं आया। और मीरा की उस आखिरी मुस्कान में एक अलविदा छिपा होता है। वे विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं और मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे आखिरी पल तक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वे हार गए। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी चर्चा को अपनी वास्तविकता से जोड़ें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये कहानी सिर्फ आरव और मीरा की नहीं है। हाँ, ये हम में से बहुत लोगों की कहानी हो सकती है। ये हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जिसने कभी सही समय के आने का इंतजार किया हो, जिसने सोचा हो कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं दिल की बात कहूंगा, और उसी सही समय के इंतजार में उसमें किसी खास को खो दिया हो। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि मौजूद रहने से बचते हैं। एकदम सही। और आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा और उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। इस कहानी में हमने देखा कि खामोशी ने रिश्ते को खत्म कर दिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर आरव ने वो सब कह दिया होता जो उसके मन में था, अगर उसने अपने सारे डर बता दिए होते, हाँ, तो क्या कोई गारंटी थी कि कहानी का अंत अलग होता? क्या सच बोलने से सही समय को मात दी जा सकती है, या अंततः टाइमिंग ही हमेशा आखिरी फैसला करती है?